लास्ट वीक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे। हमने देखा कि ना उसके रेवेन्यू में भी थोड़ा डिक्लाइन आया, प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन आया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही ख़राब हो गए, 4% पे आ गए। अब उसके बाद कंपनी ने पिछले 2 दिन पहले अपना अर्निंग्स कॉल भी किया। ठीक है, तो अर्निंग्स कॉल में सुन नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद जब उसका ट्रांसक्रिप्ट कल उन्होंने एक्सचेंज को दिया तो वो मैंने डिटेल में पढ़ के आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं कि कंपनी क्या बताना चाहती है, मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि उनका ग्रोथ में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, आगे जाके वो ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं, या वो कैसे बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और गाइडेंस उन्होंने आगे को लेके क्या दी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने रेवेन्यू का डी ग्रोथ 4%, यानी कि जो ओवरऑल इनकी कमाई थी वो 4% नीचे हुई है डिस्पाइट 8% वॉल्यूम ग्रोथ। यानी कि इन्होंने जो प्रोडक्ट बेचे, जो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अगर 10 डब्बे बेचते थे तो उसमें तो 8% का ग्रोथ मिला, लेकिन फिर भी रेवेन्यू 4% नीचे चला गया। फिर एसेंशियल सेगमेंट 4% से ग्रो हुआ। मतलब ये दो तरह की केमिकल बनाते हैं, एक एसेंशियल सेगमेंट और एक स्पेशलिटी। तो एसेंशियल तो है वो 4% ग्रो किया, लेकिन स्पेशलिटी सेगमेंट जो है ना उनका 18% से डिक्लाइन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो इनकी खास बात थी, जो इनकी खास कमाई होती थी स्पेशलिटी से, वहाँ तो ये हो गई कम। और जो एक एसेंशियल सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वहाँ पे एक छोटा सा 4% का ग्रोथ हुआ। फिर इनका एबिटा मार्जिन भी आप देखोगे ना तो वो एसेंशियल से आता है सिर्फ 2% का, और स्पेशलिटी से आता है 16, क्योंकि वो सप्लाई डिमांड की बात है। अगर कोई स्पेशलिटी केमिकल बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ आप मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका स्पेशलिटी में जहाँ मार्जिन ज़्यादा था वहाँ पे आपका ओवरऑल रेवेन्यू कम हो रहा है। फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डाउन हुआ है 4.8% टू 3.1% मार्जिन, तो ये भी कम हो रहा है। फिर मैक्रो जो प्रॉब्लम्स जो सभी के साथ चल रही हैं कि वीक, तो इनके साथ स्पेशली क्या है कि एक तो एग्रो केमिकल का डिमांड कम हुआ है और ये केस का डिमांड कम हुआ है। केस मतलब ये जो कोहेसिव और सीलेंट और इस तरह के जो प्रोडक्ट जो यूज़ होते हैं वो उनका भी डिमांड कम हुआ है, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो आप सोचोगे कि ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ है। तो जो इनके एसेंशियल्स है वो उसका वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे हुआ 11%, प्राइस इम्पैक्ट ड्यू टू फॉलिंग एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल प्राइसेस। तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं। इनका की प्रोडक्ट है इथाइल एसीटेट, जो 80% ऑफ जो इनके पोर्टफोलियो में से वो ही मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर स्पेशलिटी में ये क्या बनाते हैं, 9% सेल्स हिट ड्यू टू एंटीसिपेटेड एग्रोकेमिकल फेज आउट। तो जो एग्रोकेमिकल में जो ये केमिकल बनाते थे वो धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट जो है फेज आउट हो रहे हैं, तो वहाँ से 9% का इनको रेवेन्यू का या सेल्स का हिट मिला है, मतलब कम हुआ है। और 4% डेफरमेंट ऑफ ग्लोबल कस्टमर, यानी कि जो ग्लोबल कस्टमर्स की जो ऑर्डर्स थे उनमें से 4% ऐसे ऑर्डर थे जो डेफर हो गए, मतलब उनको आगे सरका दिया गया है H2, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, मतलब Q3 ऑनवर्ड्स। तो फिलहाल वो रेवेन्यू इनको मिल नहीं पाया। तो ये तो हमने देख लिया। यहाँ आप ये ग्राफ में भी आपको दिखेगा कि कैसे ये जो एसेंशियल सेगमेंट है वो तो हल्का सा ग्रो किया है, लेकिन स्पेशलिटी काफ़ी कम ग्रो किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि जब भी अर्निंग्स कॉल आता है ना, तो जो जो कंपनी में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ उनका मैं एक ऐसा छोटा सा एक PPT बना के अपने पास रख लेता हूँ, ताकि जब अगली बार उनका जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा ना, तो मैं इस वाले से उसको कंपेयर करूँगा कि उन्होंने पिछली बार क्या क्या बात बोली थी, क्या क्या कमेंट्री दी थी या गाइडेंस दिया था, और उसको फिर मैं कंपेयर करके मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि अब इसमें मुझे नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, या जो मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ तो उसको निकालूं कि नहीं। तो आपको भी अब आपको उतनी मेहनत ना करना पड़े, तो एटलीस्ट जिन जिन कंपनीज़ में मैं देख रहा हूँ वो तो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई मार्केट और डिमांड का आउटलुक आगे जाके कैसा है, तो ये कह रहे हैं कि फार्मा, प्रिंटिंग और पैकेजिंग का जो इंडस्ट्री है वहाँ पे तो हमारा डिमांड स्टेबल है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, स्टेबल है। फिर वीक टू मॉडरेट, मतलब थोड़ा कमज़ोर या थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर कहाँ हो रहा है, एग्रोकेमिकल्स, और ये केस जो हमने बात किया कि कोटिंग, एडहेसिव और सीलेंट, इलास्टोमर टाइप के जो प्रोडक्ट हैं इनमें भी डिमांड कम हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से। अब वहीं से तो सबसे ज़्यादा मार्जिन आता होगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर रहे हैं ये कि अभी ये जहाँ हमारा एक्सपर्टीज़ थी वहाँ तो हम कमज़ोर हो रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों में, तो अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन और पर्सनल केयर में।
तो अभी बहुत डिटेल इसके बारे में इन्होंने नहीं दिया है, पर आने वाले क्वार्टर में अब हमको ये 2 पॉइंट खास ध्यान रखने हैं कि इन्होंने बोला था कि हम पावर ट्रांसमिशन और पर्सनल केयर में एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब इन्होंने जैसा बताया कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो FY24 में जैसे एसिटिक एसिड का 450 रुपये से लेके अभी 340 हो गया। तो ये लोग ये चीज़ें बेचते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो ओवरऑल रॉ मटेरियल का सब ये अगर प्राइस कम होता है ना, तो इनके रेवेन्यू पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। मतलब आप 100 रुपये की कोई चीज़ पहले अगर 150 में बेच पा रहे थे, लेकिन क्योंकि उसका रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया तो उसके कॉम्पिटिटर्स ने भी उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो आप अब वो 150 में नहीं बेच सकते, अब आप वो 130 में बेचना पड़ रहा है। तो अगर आप जब ऐसा करते हो ना, तो आपका वॉल्यूम तो बढ़ता है जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा था, लेकिन आपके ओवरऑल जो रेवेन्यू में जो उसका वॉल्यूम का रिफ्लेक्शन आना चाहिए वो नहीं आता। तो सेम चीज़ हो रही है एसिटिक एसिड के साथ, इथेनॉल के साथ। और देखिए ये हिस्टोरिक एवरेज इसका इथाइल एसीटेट जो इनका मेन प्रोडक्ट है उसमें ये $220 का हिस्टोरिक एवरेज है, और अभी ये 120-140 मतलब आधा हो गया है, ठीक है। तो हर बार रॉ मटेरियल प्राइस कम होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक इनके लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि स्टेबल रहे, ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े और ना बहुत ज़्यादा घटे। बहुत ज़्यादा घटता है तो फिर कॉम्पिटिटर्स भी फिर मार्जिन खाना चालू कर देते हैं इनका, ठीक है। यहाँ वो ट्रेंड में आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से पिछले 1 साल में या 1.5 साल में किस तरह से प्राइसेस नीचे आ रही हैं। अब ये सोच रहे हैं ठीक है, अभी कुछ केपेक्स और प्रोजेक्ट हमको नए लाने पड़ेंगे जिसके थ्रू ही अब हम मार्केट में टिक सकते हैं। तो दहेज में ये 800 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो Q3 Q4 इसी साल में उसका मैकेनिकल कंप्लीशन हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकली जो चीज़ें मशीनें जो लगानी है वो लग जाएंगी, और फिर आई थिंक Q1 के आसपास ये उसको ऑपरेशनल करने की कोशिश करेंगे अगले साल। फिर ये फ्लोरो इंटरमीडिएट्स का रैंप अप जो है वो 40-60% ऑफ पीक रेवेन्यू ये लेके आ सकते हैं FY26 में। तो ये एक फ्लोरो इंटरमीडिएट पे भी इनका नेक्स्ट बेट है कि अगर यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट बिकता है तो FY26 में ये उम्मीद कर रहे हैं कि 40 से 60% ऑफ द पीक रेवेन्यू यहाँ से आ जाएगा। फिर एक हिटाची के साथ इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसमें ये SF6 सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे Q2 से। यानी SF6 शायद वो गैस है जो इसमें एयर कंडीशनर्स में या रेफ्रिजरेटर्स में जो हम गैस यूज़ करते हैं ना, वो कूलिंग पैदा करने के लिए। तो अब क्योंकि धीरे धीरे एक ग्रीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उसका एक सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका सब्स्टिट्यूट के लिए इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है हिटाची के साथ। लेकिन वो तो अभी देखिए, अभी Q2 के बाद स्टार्ट होगा, वो कितना रेवेन्यू में इम्पैक्ट डालेगा नहीं डालेगा वो तो बात की बात है, ठीक है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने 1100 करोड़ का जो इन्होंने केपेक्स प्लान किया था उसके बियॉन्ड अभी ये कुछ नहीं देख रहे हैं कि और कोई एक्सपेंशन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फिर आखिरी चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव फॉर ग्रोथ। तो ये आप रोक के देख लेना, ये मतलब इनका टारगेट बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि 3 टाइम्स एबिटा और 2 टाइम्स रेवेन्यू कर लेंगे ये FY28 में। मतलब आज से 2 साल बाद का टारगेट ये बता रहे हैं, लेकिन एक क्लियर कट एटलीस्ट गाइडेंस दिया है। अब होता है या नहीं वो हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका, अब वो रातों रात तो हो नहीं जाएगा कि FY28 में वो सडनली 3 टाइम्स एबिटा और 2 टाइम्स रेवेन्यू हो जाएगा। तो तब हमको हर क्वार्टर में देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैलेंजेस उनके लिए यही है कि एक तो इथाइल एसीटेट का जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया है, जो इनका मेन प्रोडक्ट है। फिर एग्रो और कोटिंग सेक्टर में वीक डिमांड हो गया है। फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में भी इनका रेवेन्यू और जो डिमांड है वो कम होता जा रहा है। फिर ग्लोबल रॉ मटेरियल का ओवर सप्लाई, जो हमने बात किया कि रॉ मटेरियल का सस्ता भी हो गया है और ओवर सप्लाई भी हो रहा है, तो वहाँ इनके मार्जिन कम हो रहे हैं। फिर मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो Q2 परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड एट पार और बेटर देन Q1। तो वो कह रहे हैं कि Q1 में जैसा हमने परफॉर्म किया है उससे बेटर या एटलीस्ट उतना तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अब ये अच्छा है या बुरा ये आप डिसाइड करें। फिर स्पेशलिटी जो जहाँ से इनका मेन मार्जिन आता है, जहाँ से असली प्रॉफिट कमाते हैं, वो रिकवरी कब चालू होगी, वो Q4 से। यानी कि ये Q2 और Q3 में भी यहाँ से उम्मीद छोड़ दीजिए। FY27 की भी बात करते हैं, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दहेज का प्लांट, क्योंकि जैसा हमने देखा Q3 Q4 में उसका मैकेनिकल इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से प्रोडक्शन चालू होगा। तो वहाँ से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 9-10 महीनों के बाद से यहाँ से अच्छा खासा इनको रेवेन्यू आना चाहिए दहेज के प्लांट से।
और फ्लोरो बिजनेस जो है वो 200 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा इनके रेवेन्यू में। और लॉन्ग टर्म अब ये एक डाइवर्सिफिकेशन जो हमने देखा कि अब दूसरे सेक्टर्स में भी पर्सनल केयर और पावर ट्रांसमिशन यहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट भी कम करेंगे ताकि थोड़ा मार्जिन इंप्रूव हो सके, क्योंकि इनका रेवेन्यू तो फ्लैटिश है, मतलब बढ़ भी नहीं रहा है पर बहुत ज़्यादा घट भी नहीं रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। फिर ये वही चीज़ है, अब ग्राफ में अगर आप एक बार इसको रोक के देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे इनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है अगले 2 साल के लिए। तो उसमें 26 में तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 27 में शायद ये दहेज की वजह से इनको आगे बढ़ सकते हैं। कंक्लूजन जो मैंने अपने लिए निकाला वो आप भी ये स्टडी करके निकाल सकते हैं कि एक तो स्टडी वॉल्यूम मोमेंटम है, लीन ऑपरेशंस यानी सस्ते में अपना ऑपरेशंस चलाएंगे, कॉस्ट पे फोकस करेंगे, डिजिटल सप्लाई चेन को बढ़ाएंगे। FY28 का क्लियर कट गोल दे दिया है कि एबिटा जो है हमारा वो 3 गुना कर लेंगे। मार्जिन अभी शॉर्ट टर्म में अंडर प्रेशर हैं, जो हम देख चुके हैं क्यों है। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंटैक्ट है, मतलब ओवरऑल जो ये अपना बिजनेस का ग्रोथ देख रहे हैं वो इनको ठीक दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में, अभी अगले 2-3 क्वार्टर में नहीं। तो अभी ये सबके मार्जिन के प्रेशर हैं और स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, ये सब मतलब अभी अब ये जो आगे की इन्होंने गाइडेंस दे दी ना, ये सब अभी बातें हैं। तो अगर अब हमको देखना पड़ेगा कि हर क्वार्टर के एंड में जब इनका रिजल्ट आएगा तो हम स्टडी करेंगे कि क्या ये एबिटा 3 गुना जो अगले 2-2.5 साल में करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, जो ये डाइवर्सिफाइड जो नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं वहाँ पे गए कि नहीं, दहेज का जो कंप्लीशन होना है अगले 3 क्वार्टर में क्या वो उस तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म में तो इसको लेके बहुत ज़्यादा, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मुझे बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो डिटेल में इसकी स्टडी करते रहें और इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।